वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपनी मॉर्निंग की क्लास में हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारत के बड़े बड़े जो राज्य हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं इंडिया की उस समय, उनको कैसे अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और जो देसी रियासतें हैं उनके बीच किस तरह से संघर्ष हो रहा है। संघर्ष के क्रम में हमने देखा था सबसे पहले बंगाल पर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कैसे उन्होंने मैसूर नाम की रियासत को अपने में मिलाया। जितने सारे स्ट्रगल्स हुए थे वो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको पिछली क्लासेस को फिर से देखना पड़ेगा। आज हम जिस बात पर डिस्कशन करेंगे वो है मराठाओं या मराठा एम्पायर को कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया। मराठाओं के बारे में जानने से पहले पिछली क्लास में हमने एक बैकग्राउंड देख लिया था कि किस तरह से मराठा शक्ति उस समय थी जब उनके अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष की शुरुआत होती है, और किस तरह से जो मराठा शक्ति में अलग अलग जो पावर सेंटर्स थे उन सब पावर सेंटर्स ने कैसे आपस में उनकी जो राइवलरी थी वो भी सामने उभर कर आई, और फिर इसका ही फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने मराठाओं के साथ संघर्ष किया और उन्हें हराने की कोशिश की। मराठाओं की आपसी जो कन्फेडरेसी है, यानी कि अलग अलग मराठा सरदारों के बीच के जो कंपटीशन है वो उभर कर सामने आता है इस राइवलरी के दौरान। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स के साथ उनकी जो लड़ाई है या जो संघर्ष है उस दौरान ये सभी मराठा सरदार आपस में एकजुट होकर लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन चूंकि इन पे आंतरिक रूप से या इंटरनली एक यूनिटी का थोड़ा अभाव था, और इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब वो ब्रिटिशर्स से अपनी लड़ाई लड़ेंगे या ब्रिटिशर्स के साथ उनके स्ट्रगल होंगे। तो एक बार फिर से हम मराठा का जो बैकग्राउंड है उसको समराइज वे में देख लेते हैं। तो मुगल एम्पायर जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में एक बड़ी शक्ति थी, मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है तो ये मौका देता है जो दूसरी बड़ी शक्ति है मराठाओं को आगे बढ़ने की या उनके राइज होने की। और मराठा काफ़ी हद तक इसमें सफल भी होने लगे थे। वे दिल्ली में जो मुगल सत्ता है उसमें किंग मेकर्स के तौर पे अपना रोल प्ले करने लगे थे, और न सिर्फ मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के रीजन बल्कि भारत के अन्य इलाकों में भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। लेकिन इसी दौरान एक बैटल होता है जिसे हम जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जो कि 1761 के आसपास होता है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली नाम के पर्शियन इन्वेजन का सामना करते हैं मराठा, और उसमें उन्हें बुरी तरह से शिकस्त या हार का सामना करना पड़ता है। और इस हार की वजह से जो उभरती हुई मराठा शक्ति थी उसको एक डेंट लगता है और कुछ हद तक वे बैकफुट पर आते हैं। इस दौरान हमने ये भी देखा कि जो मराठाओं के सरदार थे, यानी कि जो पेशवा कहे जाते थे, उनके सुप्रीम लीडर एक मराठा राजा होते थे, और उनके जो पेशवा होते थे वही उनका सारा कार्य देखते थे एक प्रधानमंत्री के तौर पे। तो उसमें बाजीराव फर्स्ट ने काफ़ी हद तक जो मराठाओं को एकजुट बनाए रखा, और उनके समय में मराठा शक्ति अपने जो चरम है उसको प्राप्त करने में सफल हुई थी। बाजीराव को ही श्रेय जाता है कि वो मराठा कॉन्फेडरेसी में अलग अलग जातियों के समूह को भी हिस्सेदारी देते हैं। उसमें खास तौर पर जो क्षत्रिय सेक्शन है विच इज अंडर द सेनापति दाबोदी के अंदर था, उन्हें भी वो जोड़ कर रखते हैं अपनी मराठा कॉन्फेडरेसी में, और एक तरह से मराठा शक्ति को एकजुट बनाए रखते हैं। तो इस तरह से बाकी बहुत सारे मराठा सरदार थे अलग अलग जाति समूह में बटे हुए, उन सभी को इकट्ठा किया गया और मराठा किंग शाहू के अंदर या उनके अंडर में वो कार्य करते थे। तो कौन कौन से मराठा ऐसे समूह थे? तो इसमें कुछ ग्रुप्स थे जिनमें गायकवाड़ आते हैं, ये बड़ौदा के इलाके जो गुजरात का रीजन है आज के डेट में, वहाँ अपने को असर्ट करते थे, वहाँ एक रूल करते थे अंडर द मराठा किंग। इसके अलावा भोंसले जो नागपुर का रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ होलकर्स इंदौर का रीजन है, ये मध्य प्रदेश का साउदर्न इलाका है, और सिंधियाज जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न इलाका है, इन इलाकों में मराठा शक्ति को संभालते थे। इसके अलावा जो पेशवा कहे जाते हैं, यानी कि जो मेन प्रधानमंत्री के तौर पर मराठा शक्ति में रहते थे, वे पूना नाम की जगह पर
जो कि महाराष्ट्र में है, और ये कैपिटल हुआ करती थी एक तरह से समझा जाए तो महाराष्ट्र मराठाओं की। तो जो दो बड़े पेशवा सामने आते हैं, बाजीराव फर्स्ट एंड माधवराव फर्स्ट, ये दोनों ही मराठा शक्ति को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो मराठा शक्ति है वो क्षीण होती है, और कुछ समय तक वो आपस में एकजुट रहने के लिए या फिर किस तरह से मराठाओं को आगे बढ़ाना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। राकेश बद्री हैज जॉइंड द चैट। हेलो सर कह रहे हैं राकेश बद्री, वेलकम टू द क्लास। So the defeat at Panipat and later the death of young Peshwa Madhavrao I in 1772 weakened the control of the Peshwas over the Confederacy. Confederacy का मतलब है ये पूरी की पूरी जो मराठा शक्ति है, ये कुछ मराठा सरदारों में, जिनमें गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, होलकर हैं और सिंधिया है, इन सब ने संभाल रखी थी मराठा शक्ति को अलग अलग छोर पर। और जो मेन सेंटर था वहां पेशवा इन सभी को एकजुट रखते थे। लेकिन माधवराव की डेथ के बाद जो पेशवाई है वो थोड़ी कमजोर होती है, और ये जितने भी रीजनल क्षत्रप हैं, रीजनल लीडर हैं मराठाओं के, ये अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो एक पूरी की पूरी कॉन्फेडरेसी हमें देखने को मिलती है ये कमजोर होती है, क्योंकि सब अपने अपने हित समूहों के आधार पर, अपने अपने हितों के आधार पर कार्य करने की कोशिश करते हैं और पेशवा से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। हालांकि दो द चीफ्स ऑफ द कॉन्फेडरेसी यूनाइटेड ऑन ओकेजन एज अगेंस्ट द ब्रिटिश बिटवीन 1775 एंड 82, मोर ऑफन दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। तो हालांकि कुछ ओकेजन्स पे, कुछ मौकों पर ये मराठा सरदार एकजुट होकर संघर्ष तो करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो 1775 से 82 का समय है, उसमें जो ब्रिटिश और मराठाओं के संघर्ष हुए उसमें ये एकजुट होकर लड़ते तो हैं, लेकिन उसके अलावा यदा कदा ही या कभी कभी ही ये एकजुट दिखते थे, और ज़्यादातर ये आपस में ही अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हुए पाए जाते थे। तो ये पूरा मराठाओं का बैकग्राउंड है। गुड मॉर्निंग राकेश बद्री। अब हम देखते हैं ब्रिटिशर्स कैसे पिक्चर में आते हैं और फिर कैसे मराठाओं का ब्रिटिशर्स से संघर्ष शुरू होता है। तो इसमें जो पहली बात है द डिवाइडेड मराठास, इस बात पे ध्यान देंगे दैट दे आर डिवाइडेड, द डिवाइडेड मराठास एंड द एम्बिशियस ब्रिटिश। सभी शब्दों पे अगर हम ध्यान दें तो डिवाइडेड है मराठा शक्ति, और एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी है ब्रिटिश सत्ता, जो कि बंगाल और मैसूर जैसी रियासतों पे कब्जा कर चुकी है। ये एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इंडिया में जो एंग्लो मराठा संघर्ष या एंग्लो मराठा क्लैश के रूप में हमें सामने देखने को मिलती है। बोथ द पावर क्लैश्ड थ्राइस, यानी कि 3 बार ये दोनों शक्तियां आपस में भिड़ती हैं, एंड दे आर क्लैश्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। दोनों ही पावर्स चाहती थी कि इंडिया में उनकी सत्ता आए, उन्हें सबसे ज्यादा पावर मिले, वहाँ यहाँ की राजनीति में वो अपना हक जताएं। तो द क्लैशेस बिटवीन एंग्लो मराठा हैज बीन स्टार्टेड, और उसके पीछे रीजन है जो एम्बिशन है ब्रिटिशर्स की और मराठाओं की वो। तो द इंग्लिश इन बॉम्बे wanted to establish a government on the lines of arrangement made by Clive in Bengal, Bihar and Odisha. So it was a longed for opportunity for the English when dissensions over the succession divided the Marathas. ब्रिटिशर्स जो हैं और जो उनकी बॉम्बे में जो स्टैब्लिशमेंट है, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाद में जाना गया, वो उस एरिया में जो सबसे पावरफुल शक्ति है यानी कि मराठाओं के साथ भी इसी तरह का अरेंजमेंट चाहते थे, जैसा अरेंजमेंट उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में किया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड क्लाइव। जिस भी रीजन में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेड बेनिफिट्स मिलने की आशंका होती थी, वहाँ की जो पॉलिटिकल पावर है उसे वो अपने कठपुतली बनाने की कोशिश करते थे, और ये कोशिशें उनकी जारी थी, ये मंशा उनकी जारी थी, और इसे एक बेहतरीन मौका प्रदान किया जो मराठाओं के बीच डिवीजन है, जो उनके बीच आपसी मतभेद हैं उन्होंने, और ब्रिटिशर्स ने कोशिश की जो दरारें हैं मराठाओं के बीच उनके द्वारा
मराठाओं के बीच घुसने की और फिर उस शक्ति को क्षीण करने की या कम करने की। सो दैट्स व्हाई ब्रिटिश केम इन द पिक्चर ऑफ एंग्लो मराठा क्लैशेस। इसके तहत अब हम पढ़ेंगे पहला एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुआ 1775 से 82 के बीच के टाइम पीरियड में। इसमें हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसमें क्या हुआ क्लैश वो देखेंगे और उसके क्या परिणाम हुए उनके बारे में जानेंगे। तो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव इन 1772, जो माधव राव थे जो काफ़ी हद तक पेशवा थे और वो जोड़ के रखते थे मराठा शक्तियों को, उनकी हो जाती है 1772 में डेथ ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी की वजह से माधव राव की डेथ हो जाती है। एंड हिज ब्रदर नारायण राव सक्सीडेड हिम एज द 5th पेशवा। 5वें पेशवा के तौर पे माधव राव के भाई नारायण राव अब पेशवा बनते हैं। However, नारायण राव's uncle रघुनाथ राव had his nephew assassinated and named himself as the next पेशवा। मगर ये कुछ ही समय तक इनकी पेशवाई चलती है। जो नारायण राव है वो, उनके जो अंकल हैं रघुनाथ राव, वो अपने भतीजे की हत्या कर देते हैं और खुद को नया पेशवा घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से माधव राव के बाद सीधे सीधे जो पावर स्ट्रगल है शुरू हो जाता है और नारायण राव की डेथ के बाद हमें देखने को मिलता है कि रघुनाथ राव नए पेशवा के रूप में खुद को घोषित करते हैं। मगर इसके साथ ही नारायण राव's widow गंगाबाई gave birth to a son after her husband's death. The newborn infant was named सवाई। सवाई means 1¼ तो उनका पूरा नाम सवाई माधव राव रखा जाता है। एंड ही वॉज लीगली द नेक्स्ट पेशवा। तो जो पेशवा थे उनके बेटे को ही अगला पेशवा माना जाएगा, ये नियम था मराठाओं में। इस वजह से जो गंगाबाई हैं वो अपने जो माइनर सन हैं जो भी पैदा हुए हैं उन्हें सवाई माधव राव नाम देकर ये घोषणा करती हैं कि ये नए पेशवा होंगे। एंड द 12 मराठा चीफ्स लेड बाय नाना फडणवीस made an effort to name the infant as the new पेशवा and rule for him as regent। regent मतलब अगर कोई राजा अशक्त है या किसी भी स्थिति में शासन करने लायक नहीं है तो उसके बदले में उसके प्रतिनिधि के तौर पे या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो उसका राजकाज चलाता है उसे रीजेंट कहते हैं। तो गंगाबाई के जो माइनर सन है गंगाबाई और माधव राव वन के जो माइनर सन है सवाई माधव राव, उनको नए पेशवा के तौर पे घोषित किया जाता है और चुनौती दी जाती है रघुनाथ राव को। इसमें जो 12 मराठा चीफ हैं उनकी लीडरशिप संभालते हुए नाना फडणवीस कोशिश करते हैं कि जो नया जो ये बालक पैदा हुआ है इसे पेशवा बनाया जाए और वो उसके प्रतिनिधि के तौर पे कामकाज संभालते हैं। यहाँ तक अभी ब्रिटिशर्स पूरी अभी पिक्चर में नहीं आए हैं और ये संघर्ष आपस में मराठाओं का ही हो रहा है। इसका फायदा ब्रिटिशर्स जरूर उठाएंगे। तो रघुनाथ राव को जब चैलेंज किया जाता है नाना फडणवीस के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ सवाई माधव राव, तब एक संधि की जाती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देखते हैं और किस तरह से ब्रिटिशर्स पूरी पिक्चर में शामिल होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो रघुनाथ राव अनविलिंग टू गिव Radha Tiwari saying hi too many times he's saying hi. Okay, your hi is considered. Please focus on the class. So Raghunath Rao unwilling to give up his position in power, यानी कि रघुनाथ राव नहीं चाहते हैं अपनी पेशवाई को छोड़ना, तो वो मदद लेने की कोशिश करते हैं अंग्रेजों से जो कि बॉम्बे में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉम्बे में एस्टेब्लिश्ड है उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं और उनके साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत कहा गया। और ये 1775 के टाइम पर यानी कि 1775 में साइन की जाती है। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है, अंडर द ट्रीटी रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरीज ऑफ सालसेट बसीन टू द इंग्लिश along with a portion of the revenues from सूरत एंड भरूच। तो रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स को ऑफर करते हैं 2 टेरिटरीज जो कि महाराष्ट्र के आसपास की ही हैं। जो 2 टेरिटरी हैं उनका नाम है सालसेट और बसीन, और इसके अलावा सूरत और भरूच में वो रेवेन्यू शेयर करने पर राजी हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। और ब्रिटिशर्स से चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में जो वो पेशवा बने हैं उन्हें किसी भी तरह का अगर संघर्ष देखने को मिले तो उस संघर्ष में ब्रिटिशर्स उनका साथ दें।
और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटर्स में काम करती थी, जैसे जो उसकी बंगाल में प्रेसिडेंसी है वो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कही जाती थी। मद्रास या जो अभी का तमिलनाडु का रीजन है वहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और इसके साथ ही बॉम्बे के आसपास जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो रघुनाथ राव बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ ये समझौता कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत। एंड इन रिटर्न द इंग्लिश वर टू प्रोवाइड रघुनाथ राव विथ 2500 सोल्जर्स। तो 2500 सैनिक मुहैया कराएंगे ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव को, ताकि उनकी जो पेशवाई है वो बनी रहे और उस पर कोई आंच ना आए। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे हम जानेंगे इस तरह से कि ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल यानी कि जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया कंडेम्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड सेंट कर्नल अपटन टू पुणे टू एनल इट एंड मेक अ न्यू ट्रीटी। तो इस दौरान जब ट्रीटी ऑफ सूरत पर सिग्नेचर्स हो रहे थे, सूरत की जो ट्रीटी है उस पर सिग्नेचर होने के दौरान नाना फडणवीस के भी प्रयास जारी थे कि वो ब्रिटिशर्स को रघुनाथ राव से किसी तरह का समझौता न करने दें। और इसी बीच ब्रिटिशर्स, अभी उन्हें ठीक से अनुमान नहीं है कि रघुनाथ राव ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो बाकी मराठा चीफ हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ब्रिटिशर्स इसमें एक खेल खेलते हैं। उस खेल में क्या है कि जो दो गुट हैं मराठाओं के जिनकी पावर लगभग समान है, एक रघुनाथ राव और एक नाना फडणवीस के नेतृत्व में, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो तो सूरत की जो ट्रीटी है कर लेती है रघुनाथ राव के साथ, लेकिन जो कैलकाटा प्रेसिडेंसी है वो इस ट्रीटी को कंडेम करती है, इसका खंडन करती है और ये कहती है कि ब्रिटिशर्स कोई ट्रीटी नहीं करेंगे रघुनाथ राव के साथ। इसके लिए वो कर्नल अपटन को पुणे भेजते हैं ताकि उस ट्रीटी को वो खारिज कर सकें और एक नए सिरे से एक नया समझौता करें। I don't know what it means 99 multiplied by 98, but जो भी है आगे हम देखते हैं। इस परिस्थिति में अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जाएगी इन 1776, यानी कि ठीक अगले साल एक और ट्रीटी करते हैं अंग्रेज, और ये ट्रीटी होती है कैलकाटा काउंसिल और नाना फडणवीस के साथ। तो जिसका बैकग्राउंड अभी हम देख रहे थे कि नाना फडणवीस के साथ कैलकाटा काउंसिल एक नई ट्रीटी करेगी टू एनल दैट ट्रीटी विच इज डन बिटवीन रघुनाथ राव एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और इसमें जो शर्तें या जो भी बातें सामने आती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि रघुनाथ राव वाज ओनली गिवन अ पेंशन एंड वाज नॉट प्रॉमिस्ड एनी सपोर्ट फॉर हिज क्लेम टू द पेशवा सीट। तो कैलकाटा काउंसिल आती है और वो नाना फडणवीस को एश्योर करती है कि रघुनाथ राव की पेशवाई के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट मुहैया नहीं कराएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वो उन्हें एक पेंशन देकर संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो भरूच और सेलसेट का रीजन है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखेगी, और ये बात वो स्पष्ट करते हैं नाना फडणवीस के साथ हुई ट्रीटी में भी। यानी कि ब्रिटिशर्स कुछ खोना नहीं चाहते और दोनों ही साइड्स का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर एक दिलचस्प केस सामने आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही दो धड़े दो तरह के गुटों का समर्थन कर रहे हैं मराठाओं के, और ये आपस में ही एक दूसरे की बात न मानते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके पीछे जो असली खेल था, जो असली गेम था, वो ये था कि दोनों ही धड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हैं, और समय आने पर जो भी गुट है मराठाओं का अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है तो ब्रिटिशर्स ऐसे गुट का समर्थन करेंगे उस समय पूरी तरीके से जो उनकी कठपुतली बनने को राजी हो और उसे ही मराठाओं की सुप्रीमेसी या पेशवाई दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सूरत कुछ नहीं थी बल्कि एक नकली एक्टिंग सी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठा पावर के बीच अपने को बनाए रखने की और जो भी गुट उभर कर सामने आए उसको संतुष्ट करने की। So after the Treaty of Purandar, which was happened between Nana Fadnavis and Calcutta Council of British East India Company, the Bombay Council of East India Company rejected the treaty and offered protection to Raghunath Rao. तो यहाँ पर यही दिलचस्प बात, ये जो गेम है ये देखने को मिलेगा कि बॉम्बे काउंसिल इनकार कर देती है जो उसने ट्रीटी ऑफ सूरत की है रघुनाथ राव के साथ, उसको ख़त्म करने की, और
इसके उलट वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को ही रिजेक्ट कर देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही दो धड़े आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है बल्कि एक नकली एक अभिनय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो मराठाओं के दोनों गुटों के साथ जुड़े रहे। इस तरीके से वो रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देने को राजी रहते हैं बॉम्बे काउंसिल। सो द बॉम्बे काउंसिल इज विथ रघुनाथ राव एंड द कैलकाटा काउंसिल जो कर्नल अपटन के द्वारा पुणे में आ चुकी है, ये असर्ट करती है नाना फडणवीस के पॉइंट ऑफ व्यू को। यहाँ तक की बात ठीक से अगर समझ में आ गई हो तो अब हम देखते हैं। इन 1777 नाना फडणवीस violated his treaty with the Calcutta Council by granting the French a port in the west coast। महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके में यानी कि मुंबई जिस कोस्ट पर है उसी कोस्ट में फ्रेंच को नाना फडणवीस ऑफर करते हैं या उन्हें दे देते हैं अपना पश्चिमी बंदरगाह। और इस तरह से जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है जो कैलकाटा काउंसिल के साथ नाना फडणवीस ने की थी उसका उल्लंघन करते हैं, वो उसे नहीं मानते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि नाना फडणवीस जो भी गेम खेला जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस गेम को समझ चुके थे और अब उन्होंने इस बात के लिए मन बना लिया था कि ब्रिटिशर्स से उन्हें जो भी मदद मिलेगी वो दो अर्थों में मिलेगी। एक तो ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव के सपोर्ट में रहेंगे और दूसरे ब्रिटिशर्स इनके सपोर्ट में रहेंगे और इस तरह से वो नहीं कर पाएंगे अपनी पावर को असर्ट। तो नाना फडणवीस सीधे सीधे ब्रिटिशर्स से अपनी उम्मीद को छोड़कर फ्रांसीसियों के गुट में शामिल होने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा मूव दिखाते हैं ब्रिटिशर्स को कि वो कलकत्ता काउंसिल की जो भी ट्रीटी हुई थी उसको उल्लंघन करते हैं और इसके साथ ही फ्रांसीसियों से सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं। द इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग अ फोर्स टुवर्ड्स पुणे। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इसके एवज में नाना फडणवीस के खिलाफ सीधे सीधे पुणे में फोर्स भेजते हैं और एक बैटल हमें देखने को मिलेगा which is the battle of वडगांव। it happened in 1779 और यहाँ पर पहला जो एंग्लो मराठा स्ट्रगल है वो सामने आने लगता है। so the first battle happened between Nana Fadnvis forces and the British forces। This battle is known as Battle of Vadgaon in 1779। तो इसमें क्या क्या हुआ? So British forces were defeated by Mahatma Scindia forces, also known as Mahatma Shinde, and after the battle, all territories acquired by the Bombay Council since 1773 were given back to the Maratha under the Treaty of Vadgaon। Further, the British Council in London supported the Bombay Council in this matter and complicated things। तो ब्रिटिशर्स लड़ते तो हैं मराठाओं से लेकिन हार जाते हैं अंडर द एबल्ड लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया और इसके तहत उन्हें बॉम्बे काउंसिल के पास जितनी भी टेरिटरी थी वो सब खोनी पड़ती है एक ट्रीटी के तहत जिसे हम ट्रीटी ऑफ वडगांव कहते हैं। इसके साथ ही बॉम्बे काउंसिल के सपोर्ट में उभर कर सामने आ जाती है ब्रिटिश काउंसिल जो कि लंदन में है। ये जो दो धड़े हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे एंड कलकत्ता, इसमें बॉम्बे काउंसिल का सपोर्ट अब सीधे सीधे लंदन से होने लगेगा क्योंकि जो कलकत्ता काउंसिल है और जो नाना फडणवीस के बीच का जो रिश्ता है वो खटास उसमें आ चुकी है। इसलिए अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो चुका है कि उन्हें किसका सपोर्ट करना है, रघुनाथ राव का सपोर्ट करना है, बिकॉज नाना फडणवीस उनके इस गेम में शामिल नहीं होने वाले हैं। इस तरीके से पहला जो एंग्लो मराठा स्ट्रगल है उसमें फर्स्ट बैटल और पहली जो वडगांव की ट्रीटी है वो देखने को मिलती है जिसमें मराठा जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ इसी दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल इन बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड सेंट large force of soldiers under Colonel Goddard who captured Ahmedabad in February 1779 and Bassein in December 1780। तो कलकत्ता काउंसिल जो कि हार का सामना करती है वडगांव में और जितनी भी टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसे मराठा अपने अंदर ले लेते हैं। इसके जवाब में अभी जो ट्रीटी के तहत उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज मराठाओं ने अपने में मिला ली है उसके खिलाफ कलकत्ता से फिर वॉरेन हेस्टिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो एक अलग फोर्स भेजते हैं कर्नल गॉडार्ड के लीडरशिप में और ये फोर्स ज़्यादा शक्ति के साथ मराठाओं से छीन लेती है अहमदाबाद और बसीन के इलाके। बसीन महाराष्ट्र के पास है और अहमदाबाद गुजरात के पास।
Another Bengal detachment led by Captain Popham captured ग्वालियर on August 1780, और फिर ग्वालियर में भी कैप्चर कर लेती है एक दूसरी जो ब्रिटिश फोर्स है वो जाकर। इस तरह से वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं उस गुट को जो नाना फडणवीस के अंडर ब्रिटिशर्स से लोहा ले रहा है। In February 1781, the English under General Cammack finally defeated Scindia at Sipri. Scindia proposed a new treaty between Peshwa and the English. और फिर जनरल कैमेक भी सिपरी में सिंधिया की जो सिंधिया गुट है उसको हराते हैं, और इसके तहत एक बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है नाना फडणवीस के अंडर जो भी मराठा सरदार है उनको। और जब वो डिफीट का सामना लगातार कर रहे थे इनिशियल विक्ट्री के बाद, तो सिंधिया उन्हें प्रपोज करते हैं कि वो एक नई ट्रीटी करें पेशवा के साथ और युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा ना बिगड़े। और इसी के साथ एक ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है जिससे जो फर्स्ट फेज है एंग्लो मराठा वॉर का वो एंड होता है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई में कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सालसेट शुड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश the whole of the territory conquered since the Treaty of Purandar, including Bassein, should be restored to Marathas. In Gujarat, Fateh Singh Gaikwad should remain in possession of the territory which he had before the war and should serve the Peshwa as before. The English should not offer any further support to Raghunath Rao, and the Peshwa should grant him a maintenance allowance. Hyder Ali should return all the territory taken from English and Nawab of Arcot, and the English should enjoy the privileges at trade as before. यहाँ पर एक सारी बातें जानने से पहले हैदर अली का नाम आया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एंग्लो मैसूर स्ट्रगल है वो भी इसी टाइम पीरियड का है, और उसमें आपने देखा था कि हैदर अली ने टाइम पर मराठाओं को भी अपने साथ मिलाया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और कुछ वक्त ऐसा भी समय था जब मराठा लड़े थे खुद हैदर अली से। तो ये वो दौर है जब मराठा और हैदर अली ने मिलकर ब्रिटिशर्स को हराया था, और इसी वजह से ट्रीटी ऑफ सालबाई में हैदर अली का जिक्र आता है। और इस ट्रीटी के तहत मराठा हैदर अली को कन्विंस करते हैं कि वो सारी टेरिटरी जो इंग्लिश से उन्होंने ली है और जो नवाब ऑफ अरकट से उन्होंने ली है वो ब्रिटिशर्स को वापस कर दें। तो दैट्स वाई द फिफ्थ पॉइंट इज देयर, और इसका जो रिलेशन है एंग्लो मैसूर स्ट्रगल से उसको भी अब आप ठीक से समझेंगे। अब यदि आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो हैदर अली के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं और जब वो मराठाओं के साथ मिले हैं उस टाइम पीरियड पे देखेंगे 1782 के आसपास, यही वो टाइम पीरियड जब मराठा और मैसूर एक साथ लड़े थे। अदर जो पॉइंट्स हैं उसमें सैलसेट को किसी भी हालत में अंग्रेज खोना नहीं चाहते थे, तो सैलसेट उन्हें वापस मिलता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरी कॉन्कर्ड की गई हैं इंक्लूडिंग बसीन, वो वापस कर दी जाती है मराठाओं को। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ अंडर द पेशवा अपनी टेरिटरी को फिर से गेन करते हैं, और इसके अलावा जो रघुनाथ राव है उनको किसी भी तरह का सपोर्ट ना प्रोवाइड करने को राजी कर लेते हैं ब्रिटिशर्स को मराठा, और पेशवा से ब्रिटिशर्स इस बात के लिए राजी उन्हें कर लेते हैं कि वो रघुनाथ राव को कुछ मेंटेनेंस अलाउंस देंगे, यानी कि अपने खर्चे चलाने लायक जो भी उन्हें ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और इसके एवज में ब्रिटिशर्स को इस बात के लिए फ्री कर दिया जाता है कि वो जितने भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे आज से पहले जो मराठवाड़ा रीजन में वो इंजॉय करते थे वो ही उसे इंजॉय करते रहेंगे। तो कुल मिला के जो फर्स्ट एंग्लो मराठा स्ट्रगल है उसने फॉल्ट लाइन्स को क्लियर किया है, कौन से गुट के साथ मिला हुआ है इस बात को उसने क्लियर किया है, और इसके साथ ही जो स्थिति थी पहले की वही लगभग बनी हुई है। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रगल हो चुका है और कुछ इसमें चोटें लगी हैं दोनों ही ग्रुप्स को, तो अगला स्ट्रगल इसी के बैकग्राउंड में होगा। सो यहाँ तक अभी हमने समझा है ट्रीटी ऑफ सालबाई को, और आई होप इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा स्ट्रगल। इसमें जो ट्रीटीज हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो है ट्रीटी ऑफ सूरत विच इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच होगी। इसे ठीक से याद रख लीजिएगा और इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ पुरंदर है विच हैपेंड बिटवीन कैलकाटा काउंसिल एंड नाना फडणवीस, और आफ्टर दैट बैटल ऑफ बड़गांव एक ट्रीटी ऑफ बड़गांव है विच हैपेंड इन 1779 बिटवीन कैलकाटा काउंसिल एंड मराठा सरदार हैं जो नाना फडणवीस।
और पूरा का पूरा स्ट्रगल होने के बाद जब पहले मराठा कुछ हिस्से जीतते हैं और फिर ब्रिटिशर्स अपनी सारी की सारी शक्ति लगाकर मराठाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं उस गुट को जो नाना फडणवीस के अंडर है, उसके बाद आपसी समझौते से होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई विच वाज हैपेंड इन 1782। तो इन ट्रीटीज़ के बारे में और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे ठीक से ध्यान से देख लेना ज़रूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे अब हम देखेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल कैसे हुआ और फिर आगे की जो भी घटनाक्रम है वो किस तरह से अंजाम दिया गया और किस तरह से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे मराठा शक्ति को भी अपने अंडर लाने की कोशिश करते हैं। तो आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी आई होप, और अगर आपको ये सारी सूचनाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगातार इसी तरह के जो क्लासेस हैं हमारी उनको देखते रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इसके अलावा हमारे जो NDA CDS रिगार्डिंग बैचेज ऑफलाइन चल रहे हैं और जो भी डिफेंस एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हैं उनके ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।